हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे प्लेस ऑफ सुइंग सेक्शन 15 टू 20 ऑफ सीपीसी। यह सेक्शन हमें सीपीसी में ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड प्रोसीजर की जानकारी देते हैं। इससे पहले हमने ज्यूरिसडिक्शन को डेप्थ में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, कितनी तरह की होती है, और साथ ही साथ हमने सेक्शन 9 पढ़ा जहाँ पे हमें ये पता चला कि सिविल कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन रहेगी अनलेस इट इज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे प्लेस ऑफ सुइंग। ये बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड जो प्रोसीजर है सीपीसी में उसके बारे में बताते हैं। तो ये भी बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन का ही टॉपिक है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा सूट कहाँ पे, किस सब्जेक्ट मैटर का सूट किस कोर्ट में जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो प्लेस ऑफ सुइंग सेक्शन 15 टू 20 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विद प्लेस ऑफ सुइंग। सेक्शन 15 फर्स्ट है आपका सेक्शन 15, ये हमने पहले भी पढ़ा है। कोर्ट इन विच सूट इज़ टू बी इंस्टीट्यूटेड, तो ये बता रहा है कोर्ट जिसमें सूट फाइल किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें सूट जो है इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। तो सेक्शन 15 बोलता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट। तो अगर सेक्शन की लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सेक्शन बोल रहा है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। शैल बी मतलब मैंडेटरी है, प्रोसीजरल है पर मैंडेटरी प्रोसीजर है। shall be instituted in the court of the lowest grade competent। अब the lowest grade, lowest, अब आप यहाँ पे बेयर एक्ट में एक तो shall वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड साथ में ही कॉम्पिटेंट। अब लोएस्ट ग्रेड, कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड, अगर आप हायरार्की देखें तो डिवीजन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये लोएस्ट ग्रेड आ रहा है इनमें। ठीक है, साथ ही लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, लोएस्ट ग्रेड प्लस कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट हमें पता है, हमने पहले वाले वीडियोस में किया कि कॉम्पिटेंसी का मतलब यहाँ पे है ज्यूरिसडिक्शन। तीनों तरह की ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए। ठीक है, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, ये तीनों ज्यूरिसडिक्शन अगर इस कोर्ट के पास हैं तो सूट यहाँ पे फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी ज्यूरिसडिक्शन, मान लीजिए सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, टेरिटोरियल भी है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड भी है, लेकिन पेक्यूनरी लिमिट उसकी एक्सीड कर गई है। पेक्यूनरी लिमिट अगर इनकी एक्सीड कर गई है तो इनके पास यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं जाएगी, ये सूट जो है नेक्स्ट कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे तीनों तरह की ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब दिस सेक्शन नेक्स्ट है, दिस सेक्शन इज़ अ रूल ऑफ प्रोसीजर। ये सेक्शन क्या है, ये प्रोसीजर का बेसिकली एक रूल है। ऐसा नहीं है कि जो ये द कोर्ट्स ऑफ द हायर ग्रेड है इनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है सूट को एंटरटेन करने की, लेकिन रूल ऑफ प्रोसीजर, लेकिन प्रोसीजर का रूल क्या बोलता है, प्रोसीजर का रूल बोलता है कि हर एक सूट सबसे पहले लोएस्ट ग्रेड में जाना चाहिए, लोएस्ट ग्रेड जो कॉम्पिटेंट हो। अब ये हमेशा लोएस्ट ग्रेड सिविल जज सीनियर जूनियर डिवीजन ही नहीं होगा, ये वो वाला लोएस्ट ग्रेड होगा जहाँ पर तीनों तरह की ज्यूरिसडिक्शंस होंगी किसी भी मैटर को सॉल्व करने की। ये कोई भी हो सकता है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो हमेशा ही ये सिविल जज सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन नहीं होगा, ये वो वाला कोर्ट होगा जो कॉम्पिटेंट होगा। और कॉम्पिटेंसी हमें चेक करनी है ज्यूरिसडिक्शन से, और ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, टेरिटोरियल भी होनी चाहिए उस कोर्ट के पास, सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड भी होनी चाहिए और पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 15। अब ये बोल रहा है कि सेक्शन 15 का जो ये रूल ऑफ प्रोसीजर लोएस्ट ग्रेड में जाने का जो रूल बना दिया गया है, ये क्यों बनाया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कारण है। तो गाइज इसके दो रीज़न है। फर्स्ट, कोर्ट ऑफ द हायर ग्रेड शैल नॉट बी ओवरबर्डन्ड विद दिस। तो जो हायर ग्रेड के कोर्ट्स हैं ना, इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, अब छोटे छोटे सूट्स जो आ रहे हैं अगर उनको भी इनके यहीं पे फाइल करना, इंस्टीट्यूट करना शुरू कर देंगे तो ये ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो रीज़न तो ये है कि कोर्ट्स ऑफ द हायर ग्रेड शैल नॉट बी ओवरबर्डन्ड विद द सूट्स, और सेकंड है टू अफोर्ड द कन्वीनियंस टू द पार्टीज एंड विटनेसेस हु मे बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट। और सेकंड ऑब्जेक्ट है जो पार्टीज़ हैं रिलेटेड, उस सूट से रिलेटेड पार्टीज़ हैं और जो विटनेसेस हैं जिनको सूट में एग्जामिन किया जाना है, उनको कन्वीनियंस अफोर्ड करने के लिए बेसिकली देखा जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हायर कोर्ट होते हैं, वो दूर होते हैं। ज़रूरी जो आपके एरिया का कोर्ट होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस वो नियर बाय ही होगा, तो वहाँ पे आना जाना ईजी है। ठीक है, वहाँ पे आना जाना आसान रहेगा। कोर्ट दूर होगा, दिक्कत होगी। ठीक है, तो सेकंड रीज़न ये है टू अफोर्ड द कन्वीनियंस टू द पार्टीज एंड विटनेसेस हु मे बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट।
नेक्स्ट है हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 के दो ही इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट है, एक तो कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट होना चाहिए, कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड एंड इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट। ये दो आपके सेक्शन 15 के मेन इंग्रेडिएंट है। अब मानिए अगर सूट जो है, मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट जज है और ये सिविल जज है, ठीक है, सिविल जज की कोर्ट है, ठीक है। मान लीजिए सूट यहाँ पे ना फाइल करके किसी पार्टी ने यहाँ पे फाइल कर दिया है और इस कोर्ट ने सूट डिसाइड भी कर दिया, यहाँ पे ना फाइल करके यहाँ पे फाइल कर दिया और कोर्ट ने सूट जो है डिक्रीड भी कर दिया, डिक्री भी इसमें पास कर दी है, तो क्या होगा, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द डिक्री पास्ड इन वायलेशन ऑफ फर्स्ट इंग्रेडिएंट। फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है, अगर आपके फर्स्ट इंग्रेडिएंट की वायलेशन में डिक्री पास कर दी गई है, मतलब कोर्ट लोएस्ट ग्रेड नहीं है, हायर ग्रेड है, ठीक है, डिक्री पास कर दी गई है, देन दैट डिक्री इज़ नॉट अ नलिटी। वो डिक्री जो है ना नलिटी नहीं मानी जाएगी। इर्रेगुलरिटी, मियर इर्रेगुलरिटी, वो डिक्री जो है वो डिक्री नलिटी नहीं मानी जाएगी, सिर्फ एक इर्रेगुलरिटी मानी जाएगी विच इज़ कवर्ड बाय सेक्शन 99, जिसको सेक्शन 99 में कवर कर लेंगे, कवर्ड बाय सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी। ये हम आगे करेंगे जब करेंगे, ठीक है, कवर बाय सेक्शन 99। रीज़न बीइंग, अब इसका क्या रीज़न है, क्या मतलब है, रूल ऑफ प्रोसीजर बना दिया कि लोअर के ग्रेड के कोर्ट में फ़ाइल करना है, फिर भी अगर यहाँ पे हायर ग्रेड में फ़ाइल कर दिया और उसमें डिग्री पास कर दिया, डिग्री पास कर दी कोर्ट ने, फिर भी कह रहे हैं कि नलिटी नहीं रहेगी, सिर्फ इरेगुलरिटी। रीज़न क्या है, रीज़न है कि दिस सेक्शन लेस डाउन द रोल ऑफ, ये सेक्शन जो है ना सिर्फ प्रोसीजर का रूल लेट डाउन करता है, ज्यूरिसडिक्शन का रूल लेट डाउन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हायर ग्रेड ऑफ कोर्ट्स हैं उनके पास ऑटोमेटिकली ज्यूरिसडिक्शन है टू ट्राई द सूट, और ऑफ हायर ग्रेड्स को जो ज्यूरिसडिक्शन जिन एक्ट्स के अंडर वो बने हैं वहाँ पे मिली है, तो ये सेक्शन 15 वो ज्यूरिसडिक्शन उनसे वापस थोड़ी ना ले सकता है। वो ज्यूरिसडिक्शन तो, ये ज्यूरिसडिक्शन तो हायर ग्रेड कोर्ट्स के पास रहेगी ही रहेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर डिक्री इज़ पास्ड इन वायलेशन ऑफ इंग्रेडिएंट नंबर 2, ठीक है, कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट। कहने का मतलब है कि डिक्री लोअर कोर्ट ने ही पास की है, कोर्ट ऑफ द लोअर ग्रेड ने ही पास की है, लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं था, इनकॉम्पिटेंट था, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट था। मान लो उसके पास किसी तरह की, मान लो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में होगा तो कहना जाएगा द कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड एक्सीड्स द ज्यूरिसडिक्शन, इन्होंने ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड कर दी है, विच मीन्स कोर्ट नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट एंड पास्ड द डिक्री। इन साहब के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, फिर भी इन्होंने सूट ट्राई किया और डिक्री पास कर दी, तो इस सिनारियो में ये जो डिक्री इस कोर्ट से आई है, ये डिक्री नलिटी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। इस डिक्री का कोई भी वैल्यू नहीं है, इस डिक्री को नलिटी माना जाएगा, ठीक है। ये अगर इंग्रेडिएंट नंबर 1 विच इज़ द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड, इस इंग्रेडिएंट का वायलेशन हो जाता है और पार्टीज़ जो है लोअर कोर्ट में ना जाके हायर कोर्ट में सूट फाइल करती हैं और वही कोर्ट सूट डिक्री भी कर देता है, तो ये डिक्री जो है वो नलिटी नहीं मानी जाएगी, सिर्फ एक इरेगुलरिटी मानी जाएगी, जिसे सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी में कवर कर लिया जाएगा, कवर्ड बाय सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी। लेकिन अगर सेकंड इंग्रेडिएंट जो आपका वो वायलेट हो जाता है, कहने का मतलब है कोर्ट तो आपका लोएस्ट ग्रेड ही है, ठीक है, कोर्ट आपका लोएस्ट ग्रेड ही है, लेकिन उसके पास किसी तरह की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, मान लीजिए पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी और उसने सूट डिसाइड कर दिया, डिक्री पास कर दी, तो वो डिक्री जो है नलिटी मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ डिसाइडेड, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड की जाती है। तो plaintiff's valuation in the plaint that determines the jurisdiction of the court। plaintiff जो अपनी प्लेट में अपने सूट की वैल्यूएशन डालता है, लिख के देता है, उससे पता चल जाता है कि कोर्ट के पास jurisdiction है कि नहीं है। एंड अब इसका एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लीजिए किसी कोर्ट की पेक्यूनरी jurisdiction 10,000 है,
10,000 है, ठीक है। प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया, उसको लगता है कि जी 10,000 के अकॉर्डिंग उसने सूट फाइल कर दिया। लेकिन कोर्ट ने जब सूट को देखा तो एक्चुअल में पता चला कि 10,000 नहीं, वो 15,000 की जो है वो ड्यू है पेमेंट, तो ठीक है। सूट में 10,000 नहीं 15,000 की पेमेंट ड्यू है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में ऐसा नहीं माना जाएगा कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है 15,000 के अमाउंट की डिक्री को पास करने की, ऐसा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे कोर्ट जो ये डिक्री पास करेगा, ये डिक्री पूरी तरह से वैलिड होगी, नलिटी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कोर्ट इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन टू पास अ डिक्री फॉर दैट अमाउंट। कोर्ट लेकिन वेयर प्लेंटिफ डेलिबरेटली अंडर वैल्यूज और ओवर, जहाँ पे प्लेंटिफ जानबूझकर अंडर वैल्यू कर देता है प्लेंट को या ओवर वैल्यू कर देता है अपनी मर्जी का फोरम, अपनी मर्जी का कोर्ट चुनने के लिए, एंड इन दैट सिचुएशन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू रिटर्न द प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर कोर्ट। तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेंगे, प्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में पेश करने के लिए रिटर्न कर देंगे कहाँ पे, ऑर्डर 7 रूल 10 में। यहाँ पर प्लेंटिफ ने मान लीजिए ओवर वैल्यू कर दिया है क्लेम को या अंडर वैल्यू कर दिया अपनी मर्जी का कोर्ट चुनने की इंटेंशन से, ठीक है। तो वहाँ पे यही माना जाएगा जो प्लेंट है वो करेक्टली प्लेंट जो है वो करेक्टली जो है वो वैल्यूड नहीं हुई है। और वहाँ पे कोर्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा, वहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी रहेगी कि कोर्ट उस प्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में पेश करने के लिए रिटर्न कर देंगे अंडर ऑर्डर 7 रूल 10। अब यहाँ पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 340। अब इस केस के फैक्ट्स थे, इसमें जो प्लेंटिफ था उसने अपना क्लेम जो है अंडर वैल्यू कर दिया था जबकि वो ज़्यादा था, और सबॉर्डिनेट कोर्ट की जब डिक्री आई तो उसमें सूट डिसमिस हो गया, प्लेंटिफ हार गया सूट। तो उसके बाद क्या हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए अपनी अपील लेके, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जज ने भी अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट में पता चला कि इन्होंने तो 2000 समथिंग कुछ वैल्यू निकाली थी अपने क्लेम की, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में पता चलता है कि वो 9000 समथिंग कुछ है। तो हाई कोर्ट उन्हें ऑर्डर करती है कि आप जाइए सबॉर्डिनेट कोर्ट में और वहाँ पे जो भी ये कोर्ट फी है पहले इसको डिपॉजिट कीजिए। और तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ था वो बोलने लगा कि अगर प्लेंट की वैल्यू 9000 समथिंग कुछ है तो जो मेरी फर्स्ट अपील है जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है मेरी अपील को सुनने का। इसलिए हाई कोर्ट में जो मेरी सेकंड अपील आई है इसको फर्स्ट अपील माना जाए और मुझे सेकंड अपील करने का चांस दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसमें यही डिसीजन दिया था कि इस केस में जो है प्लेंटिफ के साथ किसी भी तरह का, कहने का मतलब है अपीलांट के साथ, क्योंकि उसके बाद में तो वो अपील में गए थे ना, अपीलांट के साथ इस केस में किसी तरह का कोई प्रेजुडिस नहीं हुआ है। तो वहाँ पे भी ये उनकी अपील जो है डिसमिस हो गई थी। तो दैट्स ऑल फॉर गाइस। नेक्स्ट सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले कि जो मैं बना रही हूँ वो आप पसंद भी कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।